नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हिंदी का जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। वर्णमाला के विषय में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहले दो चार बातों को ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान से क्या देखना चाहिए कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो पुराने साहित्यों में, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे प्राचीन साहित्य में अगर रखें या प्राचीन पुस्तक में रखें तो वेद को रखा जाता है। वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है ऐसा माना जाता है और ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो वैदिक संस्कृत में हुई है। ओके, तो सबसे पहले इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो भी भाषा थी वो क्या थी, वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के बाद दूसरा जो भाषा का क्रमिक विकास हुआ वो संस्कृत में हुआ, जिसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए रामायण को अगर हम रखें, महाभारत को रखें, तो वो लौकिक संस्कृत में रखी गई। अंतर क्या होता है, वैदिक संस्कृत जो है उसकी क्लिष्टता होती है और लौकिक संस्कृत में कुछ सुधारात्मक रूप होते हैं। इसके बाद भाषा का क्रमिक विकास देखें तो संस्कृत के बाद हमारा पाली आया। पाली छठी सदी ईस्वी पूर्व में अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध का समय हमें देखने को मिलता है और हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, अगला भाषा का क्रमिक विकास प्राकृत आया, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया और अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप हमें देखने को मिलता है। जैसे क्या, सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, वाचट अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मराठी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ठीक, ये 7 क्षेत्रों में अपभ्रंश हमारा बटा। तो कहने का मतलब है कि सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। तो हमने सबसे पहले समझा कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। चलिए अब हिंदी में वर्णमाला समझते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला को समझते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला में अगर हम देखें तो हिंदी की जो वर्णमाला है वो 52 वर्ण है। हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण है। हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण है, 52 वर्ण है। तो सबसे पहले ध्यान से आप देखिएगा, सबसे पहले क्या समझना है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है स्वर में, व्यंजन में और तीसरा अयोगवाह में। तीसरा अयोगवाह में। अब आते हैं सबसे पहले स्वर को पढ़ते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। 1 2 3 4 5 टोटल 11 है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ, ये हमारे स्वर हैं। ये हमारे स्वर हैं और इनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। और स्वर अगर भेद देखें तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर को हमें देखने को मिलते हैं। हर्ष स्वर क्या है, जिसके उच्चारण में कम समय लगे वो हर्ष स्वर है। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ। ठीक, ये हमारे क्या है, हर्ष स्वर है। लेकिन हर्ष स्वर के बाद अगर दुगना समय लगता है तो दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी। ठीक, ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक, इसके बाद प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और 3 गुना समय लगता है तो प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को हम व्यक्त करने के लिए हिंदी के 3 लिखते हैं, जैसे ओम, ओम। ठीक, तो ये क्या है, प्लुत स्वर। तो इस तरह से स्वर का भेद 3 होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आते हैं व्यंजन भेद। अब व्यंजन भेद क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इसका जब उच्चारण अगर हम करते हैं तो स्वर की सहायता से करते हैं। इसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं और व्यंजन आधा होता है और स्वर मिलकर पूर्ण होता है। ठीक, तो अब देखते हैं व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया। तो इसके प्रथम वर्ग जो लिखे गए हैं उसी से हम लोग कहते हैं का वर्ग,
इसको कहेंगे चा वर्ग, इसको कहेंगे टा वर्ग, इसको कहेंगे ता वर्ग और पा वर्ग। ये जितने वर्ग के व्यंजन हैं, जितने वर्ग के व्यंजन हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे पहली बात आई हमें समझने के लिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? हमारे जितने भी वर्ग के व्यंजन हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जितने भी वर्गों के व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके बाद या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। या, रा, ला और वा हमारे कौन से व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखे जाएंगे। सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा हमारे उस व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। और छत, त्रिज्ञा और स्रा हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, अब आगे आते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। इसके उच्चारण में अगर हम देखें तो का वर्ग को कंठ कहा जाता है। का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ व्यंजन होते हैं। चा वर्ग को तालु व्यंजन कहा जाता है और टा वर्ग को मूर्धा व्यंजन कहा जाता है। ता वर्ग को दंत व्यंजन कहा जाता है और पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से या निम्न विकल्पों में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा दंत व्यंजन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा कंठ व्यंजन है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, ता वर्ग टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 2 व्यंजनों को और हम देखते हैं, उनका नाम है द्विगुण व्यंजन डा और ढा। डा और ढा को द्विगुण व्यंजन में रखते हैं। डा और ढा हमारे द्विगुण व्यंजन है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद किसके? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद देखें तो घोष व्यंजन हमें मिलता है, अघोष व्यंजन मिलता है, अल्प प्राण व्यंजन मिलता है और महाप्राण व्यंजन मिलते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज उच्चारण प्रयत्न का एक बाह्य प्रयत्न होता है, एक आंतरिक प्रयत्न होता है। तो ये हमारे जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर उच्चारण के भेद हैं, पहला है घोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अब घोष व्यंजन क्या क्या होते हैं? घोष व्यंजन जो है प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन हमारे घोष कहलाते हैं। किसके? वर्ग के। किसके? वर्ग के। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन हमारे घोष व्यंजन कहलाते हैं। वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। जो ये वर्ग के व्यंजन है प्रथम और द्वितीय व्यंजन, जैसे का और खा हमारे क्या कहलाएंगे? घोष व्यंजन। अगर एग्जाम में आ गया कि घोष व्यंजन कौन से हैं तो पहले आप तुरंत समझ जाइएगा कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा है अघोष व्यंजन। क्या है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन कैसे समझेंगे? इसके लिए क्या है? प्रथम, तृतीय और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या है? महाप्राण द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन हमारे वर्ग के महाप्राण की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक, इसको याद करने का क्या तरीका है? आप किसी एक को याद कर लीजिए, चाहे जैसे घोष को याद कर लीजिए तो अघोष अपने आप निकल जाएगा, अल्प प्राण को याद कर लेंगे तो महाप्राण अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे क्या याद करना है? आपको याद करना है घोष व्यंजन में 12 मतलब हो गया पहला और दूसरा, और अल्प प्राण में आपको याद करना है 135, 1, 2, 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, पहले अल्प मतलब छोटा, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और अंत में फिर अल्प। कहने का मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा। ये आपके इस तरह से आप अल्प प्राण और महाप्राण को याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा द्विगुण व्यंजन क्या है, का वर्ग की, और घोष व्यंजन क्या है, घोष व्यंजन क्या है, वर्गों को समझा। इसके बाद अब आते हैं अयोगवाह पर। अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब समझते हैं अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार क्या होता है?
तो जो नाक की सहायता से, केवल नाक की सहायता से जब उच्चारण हो, नाक की सहायता से जब उच्चारण होता है तो वहाँ अनुस्वार होता है। नाक की सहायता से जब उच्चारण होता है तो अनुस्वार होता है। ठीक, इसके बाद जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ दिया है कंस, कंस, हंस, गंगा। ठीक, तो हंस, कंस, गंगा ये सब नाक की सहायता से हमारे उच्चारण हो रहे हैं। इसके बाद हम अनुनासिक देखते हैं। अनुनासिक में कैसे समझेंगे? जब नाक और मुख दोनों के माध्यम से श्वास निकलते हैं उच्चारण करते समय, नाक और मुख दोनों से उच्चारण करते समय श्वास निकले तो वहाँ पर अनुनासिक होता है। अनुनासिक में देखिए यहाँ लिखा गया है हंस, आँख और गाँव। तो इसका चिन्ह इस तरह से होता है और इसका चिन्ह इस तरह से होता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग व्यंजन किसी भी व्यंजन के आगे लगता है। जैसे मान लीजिए माँ, ये दो आपके विसर्ग के चिन्ह हैं। तो अयोगवा 3 है, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर क्या है? जब हम उच्चारण में श्वास केवल नाक से निकालें तो वहाँ अनुस्वार होता है, और जब हम नाक और मुख से उच्चारण करते समय श्वास निकालें तो हमारा अनुनासिक होता है। ठीक, तो इस तरह से आज हमने हिंदी के वर्णमाला को पढ़ा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हिंदी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।